तो मैंने बताया था हम क्या है, हमको ध्यान रखना चाहिए। हम ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, हमको ध्यान रखना चाहिए। हम यदि ट्रेडर हैं और इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे तो मात खा जाएंगे, और इन्वेस्टर हैं और ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे तो मात खा जाएंगे। तो सबसे पहले हमको अपने को समझना है कि हमें क्या करना है। हम इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। इन्वेस्टर कम ट्रेडर बन सकते हैं। समझ रहे हैं कि एक हम क्या करें कि पैसे का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट में करें और छोटा हिस्सा ट्रेडिंग में लगाएं, तो ये चल सकता है। लेकिन ये सोचे कि पूरी तरह से ट्रेडिंग करेंगे तो नहीं बन पाएगा, वो टाइम फिक्स हो जाएगा। और हम कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना जोखिम ले सकते हैं, हमको उसको भी जानना समझना चाहिए। तीसरा एक और चीज है कि मार्केट जो है ना एक सुप्रीम है। मार्केट से कभी भी हमको लड़ करके नहीं जीत हासिल हो सकती। मार्केट के लड़ने से ऐसे क्या होता है, जैसे इस समय निफ्टी जो है मार्केट अपने उच्चतम स्तर पर चल रहा है और लगातार नई ऊंचाइयों को बना रहा है, और हम क्या करें, मार्केट को शॉर्ट कर दें। यानी शॉर्ट कर दें मतलब तुम सेल करके चले, तो नहीं चल पाएंगे। तो हमें इसको ध्यान रखना चाहिए। जब मार्केट ऊपर चल रहा हो तो हमें बाई करके चलना चाहिए। मार्केट जब नीचे जा रहा हो तो हमें बिकवाली करके चलना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मार्केट में खरीदारी करके चलने का तरीका सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका होता है। सबसे अच्छा, क्योंकि मार्केट को अंततः ऊपर ही जाना है। शॉर्ट टर्म में वो नीचे रहेगा लेकिन फिर वो ऊपर चला जाएगा। आप जब से सेंसेक्स लॉन्च हुआ है, जब से निफ्टी लॉन्च हुआ है, तब से आप उठा करके देख लीजिए, हमेशा अपने एक समय बाद अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। लगभग 3 साल का ड्यूरेशन होता है। हर 3 साल में जो है निफ्टी या सेंसेक्स नई ऊंचाई को प्राप्त करता है। तो हम पीछे के अनुमान को लगा सकते हैं कि मार्केट हमेशा नई ऊंचाई को छुएगा। तो जब भी मार्केट नीचे जाता है हमें वो खरीदारी का मौका देता है। हमें शॉर्ट टर्म हमें शॉर्ट टर्म में जो वोलेटिलिटी, जो शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे जा रहा है, वो समझिए कि वो अल्पकाल के लिए है, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो जब नीचे जाए मार्केट में तो अच्छे और जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं हमें उसमें खरीदारी करने का रखना चाहिए। अगला चीज, मार्केट कभी भी एक दिशा में नहीं चलेगा, इसको तय करके चलिए। मान लीजिए कि कभी भी एक दिशा में नहीं चलेगा। हम सोचेंगे कि यहां से हम खरीदे हैं मार्केट बढ़ेगा और हम बेचे हैं तो मार्केट गिरेगा, कभी नहीं। वो मार्केट अपने रिदम में चलता है, उसका अपना तरीका है चलने का। हम उसको लड़ करके या यूं कहें कि जीत नहीं सकते। जिस दिन ये मार्केट सिर्फ एक दिशा में चलना शुरू कर दिया, इसकी ब्यूटी समाप्त हो जाएगी। मार्केट की ब्यूटी ही है ये वोलेटाइल रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है, ये ब्यूटी है। क्योंकि जो ऊंचे पर खरीदा हुआ है या ऊंचे मतलब ऊंचे पे खरीदा हुआ है, उसको भी एक बार मौका मिलेगा प्रॉफिट बुक करने का, और जो नीचे पर बिकवाली किया हुआ है या खरीदारी किया उसको भी फिर से मौका मिलेगा खरीदारी करने का। ये ट्रेंड चलता रहता है। आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो व्यापार चक्र की एक दशा होती है जो ऐसे चलती है, यानी पहले पीक पे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ऐसे चलता रहता है। यदि इसके लिए आप निफ्टी के पी चार्ट को हमेशा देखते रहिए। पी चार्ट बता देता है कि कब स्टॉक यानी ओवरऑल मार्केट में कब तेजी आएगी, कब गिरावट आएगी। जैसे अभी आप देखिए तो निफ्टी का जो पी लेवल है लगभग 28-29 के आसपास चल रहा है। और यदि आप पीछे का हिस्ट्री आप देखेंगे तो जब ये निफ्टी का पी 20 के नीचे जाता है तब तब खरीदारी का शानदार मौका लेके आता है। और यदि 20 के नीचे हम मार्केट में खरीदारी करने में सफल हो जाते हैं तो पहले साल जो मार्केट का रिटर्न होता है 90% रिटर्न होता है। बोलिए रहमान जी। सर थोड़ा सा पीई समझना चाहेंगे हम। पीई मतलब बताया कि पी का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। यदि इसको यदि फार्मूला के तौर पर आप जानना चाहेंगे तो इसका फार्मूला बनता है कि करंट मार्केट प्राइस जो भी होता है उसके डिवाइड बाय ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर जी। एक कंपनी, मान लीजिए कि हम किसी भी कंपनी का उदाहरण लेते हैं, मान चलता है कि 1 करोड़ शेयर मार्केट में फ्लोट है, 1 करोड़ शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं, टोटल शेयर है।
और वो क्या करती है कंपनी की, वो 10 करोड़ का प्रॉफिट लेके आती है। तो ईपीएस कितना होगा, 10 करोड़ डिवाइडेड बाई 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स, यानी 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर, तो 10 जी, आएगा। यानी तो 10 10 रुपया जो है उसका ईपीएस हो गया, यानी एक शेयर पर वो कंपनी 10 रुपया कमाती है, 10 रुपए प्रॉफिट कमा रहे। प्रॉफिट जी, कमाती है। अब इस 10 जी, रुपए जी, को जब हम मार्केट प्राइस से, जो मार्केट जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का 2000 रुपए का शेयर चल रहा है, उस 2000 में जब इस 20 को डिवाइड करेंगे तब हमको पीई मिलता है। जी, हमें अच्छा। ईपीएस को जरूर ध्यान देना चाहिए। जो शेयर हमको सीधे बात फंडा है कि जो कंपनी खुद पैसा नहीं कमाती है, क्या आपको कुछ कमा के दे सकती है? तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं नहीं, जिसका ईपीएस निगेटिव होता है, जैसे फ्यूचर कंज्यूमर को उठा के लीजिए, आप एंड्रयूल को उठा के लीजिए, एंड्रयूल को कभी देखिए ईपीएस निगेटिव है। तमाम ऐसे जी, शेयर्स हैं, आप उसको देखिए, जब हम उसको देखेंगे ना तभी हमको समझ में आएगा कि जब वो कंपनी पैसा ही नहीं कमा रही है तो कहां से हमको आपको देगी, कभी मुमकिन ही नहीं है। तो हमको देखना है कि वो कंपनी कितना पैसा फायदा कमाती है, ईपीएस पे जरूर ध्यान दीजिए, और ईपीएस कितना ग्रोथ करता है हमको वो भी देखना चाहिए। तो जी, निफ्टी का जो पीई होता है, अब क्या होता है कि निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, उन 50 कंपनियों का पीई का एवरेज निफ्टी का पीई हो गया। क्लियर है? जी, क्लियर है सर। अब आप पीई का चार्ट आप देखिए उठा करके, एक लाइन से जब पीई का आप चार्ट देखेंगे तो हमेशा आप पाएंगे कि एक लेवल होता है जहां से मार्केट नीचे आता है, एक एक लेवल होता है जहां से मार्केट ऊपर जाता है, सामान्यतः पाया जाता है। तो हमें उसको वॉच करते रहना चाहिए, कब हमें खरीदारी करना चाहिए, कब हमें बिकवाली करना चाहिए। वो कहा जाता है ना कि नीचे पर खरीदारी करिए, ऊंचे पर बिकवाली करिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति एकदम नीचे नहीं खरीद सकता है और एकदम ऊंचे पर नहीं बेच सकता है उच्चतम स्तर पे। विजय केडिया कहते हैं जी, कि मार्केट में दो ही व्यक्ति सबसे न्यूनतम पे खरीद सकता है और सबसे उच्चतम पर बेच सकता है। वो कौन कौन है? एक भगवान यानी ऊपर वाला, दूसरा झूठा आदमी। जी, तो न तो आप झूठे हैं, न हम भगवान हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि समयानुसार जैसे हमको प्रॉफिट और लॉस होता है, जैसे हमें एंट्री एग्जिट करते रहना चाहिए, तो हम सही तरीके से मैनेज कर लेंगे। तो हमें जब मार्केट अपना उच्चतम स्तर प्राप्त करे या जो भी हमारा स्टॉक अपने उच्चतम स्तर को छुए, हमें वहां पर बेचने के लिए तैयार रहना चाहिए, और फिर नीचे करेक्ट हुए फिर हमें एंट्री मारना चाहिए। तो हमें बार बार ये प्रोसेस करते रहेंगे, तो जो स्टॉक साल में 20% का रिटर्न देना होगा, हम आसानी से 30% से ऊपर का सीजीआर निकाल लेंगे। सर एक ही स्टॉक पे कर सकते हैं बार-बार? जो आपका स्टॉक, पहले चीज तो अपने स्टॉक पे पकड़ बनानी होगी ना कि कौन सा स्टॉक मेरा पसंदीदा स्टॉक है। ठीक जैसे है। मेरा पसंदीदा स्टॉक है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोफोर्ज है, बोरोसिल है, आदित्य बिरला फैशन रिटेल है, तमाम कंपनियां जिसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। मैं करता था ना पहले ये गोदरेज गोदरेज में किया है मैंने, कंज्यूमर, 2 बार किया है मैंने ऐसा। हाँ, एक ही साल में किया है मैंने ये। तो आप कर सकते हैं। जब आप एक स्टॉक को लगातार वॉच करेंगे ना, तो आपको जानकारी होती है कि ट्रेंड चल जाता पता उसका, ट्रेंड चल जाता पता उसका एक हाँ तरह वो से। किस किस स्टॉक किस भाव पे नीचे गिरेगा, किस भाव हुँ, पे हुँ, हुँ, चढ़ेगा। हुँ। बिल्कुल। तो हमें सबसे पहले हमें अपने पसंद के स्टॉक हमको चुनना चाहिए। तो खैर अब जी। आगे आते हैं। हमें मार्केट के साथ चलना है, भविष्य का अनुमान नहीं करना है। भविष्य का अनुमान मतलब मार्केट कब गिरेगी, मार्केट कब चढ़ेगी। वॉरेन बफेट का कथन है कि मार्केट के बारे में एक भविष्यवाणी की जा सकती है कि इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये मेरा भी अपना कोटेशन, मैं भी बार बार जी, कि कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कोई नहीं जानता है कि मार्केट किधर जाएगा। हमारा काम है मार्केट जैसे चल रहा है उसके अनुसार हमको बने रहना है। मार्केट से दूर रह के पैसा नहीं बन सकता, मार्केट में रह के ही पैसा बन सकता है, लेकिन कैसे रहना है ये मार्केट की दशा पर निर्भर करता है। हमें अपना बनाना होगा कि हमें कैसे, जैसे मार्केट इस समय उच्चतम स्तर पे चल रहा है, तो हमारा काम क्या है कि हमें अपने इक्विटी का बड़ा हिस्सा जो है या तो डेप्ट में शिफ्ट कर देना चाहिए, या फिर जो सिक्योर सेक्टर है, जो बड़े स्टॉक्स है, उसमें शिफ्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक है, मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक है, जब गिरेंगे तो बहुत धुआंधार गिरेंगे, संभल नहीं पाएंगे। तो ऐसे समय में हमारा काम है कि हम यदि अच्छे स्टॉक जैसे एचडीएफसी हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, जो बड़े स्टॉक्स है, उसमें हम रखेंगे तो उनके गिरने का एक लेवल होता है और जल्दी उनके अंदर रिकवरी भी आती है। तो हम
नुकसान से काफी हद तक बचे रह जाएंगे और अपने रिटर्न को बनाए रखेंगे। तो अभी उच्चतम स्तर पर चल रहा है, हमें ये स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। इसके बाद मार्केट की टाइमिंग नहीं करना है। टाइमिंग मतलब यही भविष्यवाणी नहीं करना है, कब गिरेगा कब चढ़ेगा इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है। इसके बाद सर एक क्वेश्चन है। हाँ सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया बीच में। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि मैं जस्ट एक छोटा सा अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाहूंगा कि निफ्टी पी में फिर मैंने देखा कि जो 50 कंपनीज में 50 कंपनीज में एक कंपनी है एग्जांपल के तौर में XYZ। वो XYZ अभी पीक में चल रहा है, मतलब टॉप में उसका अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, जैसे कि टॉप में चल रहा है। और वो टॉप में जब चल रहा है मैं देख पा रहा हूँ कि उसका परफॉर्मेंस डे बाय डे एंड आवरली बेसिस वो अच्छा इंक्रीज कर रहा है। तो मेरा क्या रहना चाहिए स्ट्रेटजी? क्या मैं उस टाइम पे इन्वेस्ट कर दूं या फिर मैं वेट करूं कि ऐसा ना हो कि वो फ्लक्चुएट हो जाए नीचे गिर जाए फिर मैं इन्वेस्ट करूं? नहीं, बिल्कुल। आप यदि चार्ट का अध्ययन करेंगे, आप देखेंगे, चार्ट का स्टडी करेंगे, जब स्टॉक ऊपर ऐसे जाता है जी तो आप उसमें कहीं भी, जैसे ट्रेन चल रही है, जी उसमें आगे इंजन लगा हुआ है, आप उस ट्रेन में सवार हो जाएंगे तो आपको लक्ष्य तक पहुंचा देगा, यदि आगे लक्ष्य की तरफ जा रही है। यदि ट्रेन रुकी हुई है या पीछे जा रही है तो आप अपने लक्ष्य पे जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। मैं समझ गया। जो सीढ़ियां चढ़ रही है, जो स्टॉक तेज है, आप उसमें कहीं भी एंट्री मार दीजिए, आप वहां पर पहुंच जाएंगे। जी गिरते जी स्टॉक में प्रवेश मत करिए। गिरते स्टॉक मतलब क्या होता है? गिरते स्टॉक कब होता है? जैसे एक स्टॉक ऊपर ऐसे जा रहा है, जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है और एक हाई बना है, उसके बाद नीचे आया, फिर नीचे आ गया, तो आप यदि किसी भी पोर्टफोलियो, किसी भी स्टॉक को देखेंगे तो 10 मिनट यदि आप स्टॉक को देखेंगे ना, 2-4 मिनट गौर से, तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये जो स्टॉक है ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। जी आपका मन, आपका दिल ये कहेगा कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। यदि वो स्टॉक आपको लग रहा है कि ऊपर जा रहा है तो फिर आप उसमें एंट्री मार दीजिए। यदि लग रहा है कि नीचे जा रहा है, फिर आप छोड़ दीजिए उसमें, मत आना। सिक्स सेंस कहता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला ऊपर है। जा रहा है। आपको जब चार्ट देखेंगे ना, चार्ट को देखने की आदत डालिए, चार्ट बगैर देखे मत हाथ डालिए। और उसमें चार्ट में क्या देखिए? मूविंग एवरेज देखिए, ओके कितने मूविंग एवरेज के ऊपर है। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, मूविंग एवरेज के बारे में, ठीक कि उसके बारे ठीक। में कैसे हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनाएंगे। नहीं आपका तो एग्जांपल मैं समझ गया कि जो ट्रेन पकड़ लो पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन में, मैं समझ मैं गया। करता हूं, मैं वही बताऊंगा। जी ठीक है ना? और खरीदारी थैंक का सबसे बेस्ट टाइम है जब आपके पास पैसा हो। जो इंतजार करने वाले होते हैं ना, मार्केट में इंतजार करते रह जाते हैं, मौके नहीं मिल पाते हैं। बेस्ट टाइम तब है जब हमारे पास पैसा है। हम सैलरी, जैसे हम नौकरी करते हैं, सैलरी पाते हैं, जैसे हम हमारी सैलरी अकाउंट में आए, उसके दूसरे दिन हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि जो हमें पोर्शन समझ में आता है, मिनिमम 10% का एक लक्ष्य रखना चाहिए। हमें 10% पैसा निकाल करके हमें स्टॉक में लगा देना चाहिए। हमें इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि लास्ट में हमारा पैसा बचेगा तो मैं डालूंगा। पैसा कभी नहीं बचेगा। ये दौलत सिंह है, इनके कई पैर होते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं। तो हमें मजबूर करके अपने आप को बचाना होगा। और यकीन मानिए, ये मैं कटु सत्य बता रहा हूं कि इस देश में या कहीं पूरे आसपास में देख लीजिएगा, 10,000 रुपया कमाने वाला भी संतुष्ट रहता है और 1 लाख रुपया कराने वाले भी कमाने वाले भी बिल्कुल संतुष्ट सही नहीं बोल रहते। रहे हैं आप, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हमें अपने बचत को आदत डालना चाहिए। और एक बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है, रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, उस बुक को पढ़ लीजिए, फाइनेंस की एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। मैं उस बुक को मेरे सामने से कई बार गुजरा, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा उस बुक को, क्योंकि उसका जो शीर्षक था रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, बड़ा खराब सा लगता था। लेकिन जब पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, पढ़ना चाहिए उस बुक को, सभी को पढ़ना चाहिए। तो सबसे बेस्ट टाइम है जब हमारे पास पैसा हो, पैसा डालिए। मत देखिए मार्केट किधर है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कैसे जा रहा है। एक हमारे जानने वाले थे, उन्होंने एक लोग के बारे में बताया कि जिस ब्रोकर के यहाँ उनका अकाउंट है, उसके यहाँ एक लड़का आता है, महीने में एक बार 2 बार आता है, और आता है ट्रेडिंग टर्मिनल पर बैठता है, कोई ट्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं करता, बैठता है, लोगों से बातचीत करता है, लोगों की बातें सुनता है, और उसको सुनने के बाद ये आइडिया लग जाता है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है या कौन सा ऐसा स्टॉक है जो इसमें नीचे चल रहा है। अगले दिन क्या करता है कि 10-12 हजार रुपये जो भी पैसा बचता है, उस पैसे को निकालता है और उसी स्टॉक में जो नीचे चल रहा होता है और अच्छा स्टॉक है, उसमें पैसा डाल देता है। यकीन मानिए 25% से ऊपर का सीजीआर उसका था। यकीन नहीं मानेंगे हम लोग निकाल सकते हैं सीजीआर।
लेकिन हमें जब तक हम अपनी ट्रेडिंग कोई आइडियोलॉजी नहीं बनाएंगे सफलता नहीं मिलेगी। हमको बनाना ही होगा ट्रेडिंग आइडियोलॉजी। अब अभी ट्रेडिंग आइडियोलॉजी के बारे में आगे बात करूंगा कि हम पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक कहां से सिलेक्ट करें, कैसे सिलेक्ट करें। तो एक तो ये हो गया कि बेस्ट टाइम, और बिकवाली का सबसे बेस्ट टाइम कब होता है? मेरे विचार से बिकवाली का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आपको पैसे की जरूरत हो, तब बिकवाली करिए। पहला, मान लीजिए हमने 1 लाख रुपया लगाया हुआ है, घर में कोई ऐसी जरूरत आ गई कि हमको पैसे की जरूरत है, तो हमें बिकवाली करना चाहिए। भाई पैसा हम किस लिए, पैसे का आनंद उसको खर्च करने में ही है। यदि हम पैसा रखे हुए हैं और चिरकुट से जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो पैसा किस काम का? तो हम उस पैसे को अपने सुख और शांति के लिए तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बचाए हुए। तो यदि जरूरत पड़ती है तो उस पैसे को निकालिए। सबसे बेस्ट टाइम होता है बिकवाली का, जब हमें पैसे की जरूरत है तब, या जब हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाए। यानी जैसे हमने मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री में रखा हुआ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सोचते हैं कि साल में 50% का रिटर्न मिल जाए, तो जैसे 50% का रिटर्न मिले हमें निकल जाना चाहिए, यानी हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तब। और तीसरा, जब मार्केट अपना ट्रेंड बदल दे। मार्केट ट्रेंड कब बदलती है वो आप देखते रहेंगे, न्यूज वगैरह ना, वो जब चार्ट वगैरह देखते रहेंगे आइडिया लग जाता है कि कब बिकवाली करनी चाहिए। और नवा जो पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी नेक्स्ट की तलाश मत करिए। नेक्स्ट मतलब क्या? हमारे आप के बीच में से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि फला बैंक ले लो, वो नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक है, फला स्टॉक ले लो, नेक्स्ट बजाज फाइनेंस है, फला इंफ्रा कंपनी को ले लो, नेक्स्ट एलएनटी है। वो कभी नहीं बनेगा। हमारे देखते देखते पुंजलाइड, एचटीसी, पता नहीं कितनी ऐसी कंपनियां थी जिसको नेक्स्ट एलएनटी कहा जाता था, वो रसातल में चली गई और एलएनटी अभी उसी तरह से लहरा रहा है। क्यों आशुतोष सर, मैं सही कह रहा हूं ना? आप लोगों ने महसूस किया होगा, ये बिल्कुल कटु सत्य है। उसी तरह से हमसे भी कई लोग कहे, एक धनलक्ष्मी बैंक आता है, छोटा सा बैंक था, एक उसमें हमारे जानने वाले थे, कोई किसी के जानने वाले ऐसे थे, वो उसमें जॉब की शुरुआत किए थे, किसी शहर में थे, नौकरी करते थे। उन्होंने हमसे कहा कि यार वो देखिए धनलक्ष्मी बैंक है, बहुत तेजी से बढ़ता हुआ बैंक, उसमें जॉब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जो एफडी के रेट वगैरह है, बहुत अच्छा है। कहे कि मैं उसको पैसा लगाने जा रहा हूँ, देखिएगा नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक नहीं तो कम से कम एक्सिस बैंक तो हो ही जाए। वो एक्सिस बैंक 300-400 रुपया था, वो बढ़ करके 600-700 चला गया, और वो 40 रुपए का था 20 रुपए चला गया। यानी हमें जो है नेक्स्ट की तलाश नहीं करनी है, जो हीरो है उस पर बने रहना है। भाई क्यों, क्या कारण है कि अक्षय कुमार पे, सलमान खान पे लोग 100-100 करोड़ रुपया लगाने को तैयार होते हैं? क्योंकि उनके नाम पर पैसा आता है, वो पैसा कमाते हैं। हमारे आप जैसे लोग, हम कहते हैं कि चलिए भाई यशराज की फिल्म में काम करते हैं, हम फ्री में काम करने को तैयार है। कहाँ सलमान खान को तुम 100 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो? क्या वो आएगा हमारे ऊपर खर्च करने के लिए? नहीं आएगा। तो जो प्रदर्शन कर रहा है, जो हीरो है, हमें उस पर दाव खेलना है, सुरक्षित रिटर्न मिलेगा। और कौन हीरो है? हमारे आपके आसपास सामने तमाम ऐसे स्टॉक से मैं भी जो जिसके बारे में चर्चा करूंगा, वो स्टॉक हमारे हीरो है। तो ये चीज था कि इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या तरीके अपनाएं। अब हम बात करेंगे पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक कहां सेलेक्ट करें। जो मेन टॉपिक हमारा था, हमें इसी विषय पे चर्चा करना था। और जो मैंने सुबह एक उदाहरण दिया था, उदाहरण कौन सा दिया था कि एक आदमी को दूसरा आदमी कहता है बैग हिलाते हुए कि यदि तुमने बता दिया कि इस बैग में क्या है तो ये सारे बैग तुम्हारे हो गए, और तुमने बता दिया कि इसमें कौन सा फल है तो सारे केले तुम्हारे हो गए, और यदि तुमने बता दिया कि ये कितने हैं तो 12 के 12 तुम्हारे हो गए। तो फिर भी वो आदमी कहता है कि यार कोई क्लू तो दो। तो इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए क्लू, आपके आसपास मौजूद है। आप दिन की शुरुआत जैसे करते हैं वो इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट हो जाता है। हर चीज आप नजर उठाकर देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूं, लैपटॉप से कनेक्टेड हूं, वेबकैम लगा हुआ है, गीगा फाइबर लगा हुआ है, क्या कहते हैं, जियो गीगा फाइबर लगा हुआ है, उससे ब्रॉडबैंड चल रहा है। जूम का मैंने लाइसेंस वर्जन ले रखा है, उसका पैसा जा रहा है।
पहना हूं तो मैं टी शर्ट पहना हूं, ये पेंट लगा हुआ है, लाइट जल रही है, ये सब जो है पैसा बनाने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए। इन प्रोडक्ट से, इन कंपनियों के इन प्रोडक्ट से किसी ने किसी ने तो पैसा बनाया है ना। क्या हमने पैसा बनाया है? आप बताइए, कोई बता दे हमको कि किसी ने अपने घर में कजारिया का टाइल्स लगाया होगा, कजारिया वाला आकर कोई कुछ गिफ्ट दिया हो। मैंने लगाया था। आपने लगवाया है? हाँ और तो कुछ कजारिया वाले ने कुछ आपको गिफ्ट दिया? हाँ, गिफ्ट दिया था, डिनर सेट। क्या गिफ्ट दिया? डिनर सेट दिया था। एक्सेप्शनल है फिर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया है। हमें बता दो, हम भी करा लेंगे, हमें गिफ्ट मिल जाएगा ऐसे डिनर सेट। हाँ जी, बिल्कुल, नंबर दे दो हमें उनका। तो मेरे कहने के जरिए अभिनव जी को मिल गया, लेकिन क्या सभी को मिलता है क्या? लेकिन उस नहीं सर। कजारिया से आप देखिए, हम जो होते हैं नौकरी पेशा करने वाले आदमी हैं, हमारी स्थिति एज इट इज जो की क्यों रहती है। और लेकिन जो कजारिया टाइल्स जिसके यहाँ से हम खरीद के आते हैं, वो जो है उसी कजारिया टाइल्स को बेच करके आज मोटरसाइकिल पे मिलता है, तो अगले साल आप देखेंगे तो मारुति 800 पे जरूर मिलेगा, आल्टो पे जरूर मिलेगा। उसके अगले साल जाएंगे तो वो वैगन आर पे मिलेगा, और शायद 4 साल 5 साल बाद जाएंगे तो यदि वो होंडा सिटी से चल रहा हो तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं होगा, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, वो पैसा कमा रहा है उससे। तो वो जो कजारिया टाइल्स बेच रहा है, सोमानी सेरामिक्स बेच रहा है, या हेवेल्स का बल्ब बेच रहा है, क्या हम उससे पैसा नहीं बना सकते? निसंदेह पैसा बना सकते हैं। तो सुबह से दिनचर्या नोट करते हैं, सुबह से सबसे पहले हम क्या जगते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? स्विच पे, अब आप लोग प्रैक्टिकल करिए, कागज पेन किसके किसके पास है किसके पास कागज पेन? मेरे पास है, मेरे पास सबके पास। यस सर। अभी देखिए, बहुत प्रैक्टिकल स्टॉक पोर्टफोलियो में बताने जा रहा हूँ कैसे स्टॉक। हाँ सर। तो सबसे पहले हम जगते हैं तो क्या करते हैं? स्विच दबाते हैं, स्विच दबाते हैं, लाइट जलती है, वो स्विच, वो लाइट, इसका आवाज आ रहा है, इलेक्ट्रिकल का सामान होगा। एंकर प्रो और एनसीटीसी। आप लोग उसका नाम आगे लिखते जाइए। आप अपने घर पे देखिए, जो बल्ब एलईडी लाइट जले, वो किस कंपनी की लाइट जले? एलईडी लाइट किस लाइट कंपनी की है? केवल आप केवल नोट करते जाइए, नोट करते जाइए, बताइए तो मत, बाद में चर्चा करें। हेवेल्स का फैन भी मुझे लगता है कि हेवेल्स का ही होगा। इसके बाद जब बाथरूम में आप जाते हैं, तो सैनिटरी आइटम किस कंपनी का लगा हुआ है? सॉरी, जगुआर नोट करिए। टाइल्स, बाथरूम में टाइल्स लगा होगा। प्लम्बरिंग का जो सामान आता है, सैनिटरी आइटम, पाइप वगैरह, वो किस कंपनी का लगा होगा? अपोलो। देखिए, चलिए अपोलो नोट करते जाइए, आप नोट करते जाइए। फिर आप आते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, पेस्ट करते हैं। हाथ धोते हैं तो किस साबुन से धोते हैं? पेस्ट कौन सा यूज करते हैं? फिर चाय पीते हैं तो चाय किस कंपनी का पीते हैं? चाय पीते हैं ना, चाय सुबह चाय किस कंपनी का पीते हैं? फिर आप आइए, चाय पीते हैं तो जो कप पीते हैं, कप इस्तेमाल करते हैं, प्याली इस्तेमाल करते हैं, वो क्रॉकरी आइटम किस कंपनी का बना हुआ है? जो आप गर्म पानी या गर्म चाय रखते हैं, वो किस में रखते हैं? बोरोसिल में रखते हैं कि मिल्टन में रखते हैं? बोरोसिल। आप जिस गैस सिलेंडर पे आप चाय बनाने जा रहे हैं, जला रहे हैं, वो लाल रंग का सिलेंडर जो है, वो किस कंपनी का है? भारत पेट्रोलियम का है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है? आप देखिए, जो चूल्हा बना हुआ है, वो चूल्हा किस कंपनी का बना हुआ है? देखिए, प्रेस्टीज का है कि हाकिंस का है? यस। आप जो कुकर, जिस कुकर में चावल बन रहा है, वो कुकर किस कंपनी का है? हाकिंस का है? ठीक है। जो आपके घर में पैकेट बंद मसाले आ रहे हैं, वो किस ब्रांड के हैं? क्या टाटा संपूर्ण के हैं या किस कंपनी का है? आप उसको देखिए। फिर और आगे बढ़िए, जो बिस्किट ले रहे हैं, बिस्किट किस ब्रांड का है?
ब्रिटानिया का होगा, आईटीसी का होगा, सनफिस्ट का होगा, पार्ले जी का होगा। और फिर जब वो सुबह का सब हो जाता है, अपना नहाते धोते हैं, कपड़ा पहनते हैं, इनरवियर किस ब्रांड का यूज करते हैं? जॉकी। शर्ट पैंट किस ब्रांड का पहनते हैं? लुइस फिलिप। चलिए, जूते किस ब्रांड का पहनते हैं? बाटा के कि रिलैक्सो के? यस, बाटा खादिम। बाटा। ज्वेलरी घड़ी पहनते होंगे? जी, टाइटन। चलिए, टाइटन में लिखिए। अब घर पे आते हैं, घर में जो ये पेंट किया गया, कौन सी कंपनी का पेंट किया गया है? बर्जर है? जब घर बना होगा तो सीमेंट किस कंपनी का लगा होगा? एसीसी, अल्ट्राटेक। फर्नीचर वगैरह लगे तो फर्नीचर किस कंपनी का लगे होंगे? गोदरेज के लगे होंगे शायद से भी। और आगे बात करिए, जब आप घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए तो किसी न किसी गाड़ी से तो जाते हैं ना? रॉयल एनफील्ड। वो गाड़ी कौन सी है? रॉयल एनफील्ड। नोट करिए। कार रखिए तो कार कौन सी कंपनी का है? फिर आप देखिए, अब यदि जो रॉयल एनफील्ड यूज कर रहे हैं तो उसका टायर किस कंपनी का बना हुआ है? RF। उसको भी नोट करिए। मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में सिम किसका है? एयरटेल का है कि जियो का है? एयरटेल। उसको भी लिखिए। ऑफिस में जब आप जाते हैं तो कंप्यूटर मिलता है, सॉफ्टवेयर मिलता है, कंप्यूटर किस ब्रांड का है? डेल, HCL, जो भी हो, डेल HCL। ऑफिस में स्टेशनरी का पेपर आता है, वो पेपर किस कंपनी का है? जेके होगा कि ट्राइडेंट होगा? ट्राइडेंट। ध्यान दीजिएगा। फिर ऐसे ही अब देखते जाएंगे, सर्विस हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारी जो सैलरी आती है किस बैंक में आती है, या हमारा किस बैंक में अकाउंट है? SBI, HDFC। SBI हो गया, HDFC हो गया, या किस बैंक की सर्विस से हम संतुष्ट हैं? हमारा यदि हमने कार लिया है, मोटरसाइकिल लिया है, तो हमने कहाँ से लोन करवाया है? क्या हमने कैश लिया है? या हमने मकान खरीदा है तो क्या हमने हाउसिंग फाइनेंस कराया है? हाउसिंग फाइनेंस कराया तो किससे करवाया है? HDFC से करवाया है कि DHFL से करवाया है कि इंडिया बुल से करवाया है? तमाम कंपनियां है ना। राइट। खेती वगैरह में जाते हैं तो खेती में कौन सी कंपनी काम करती है? इसी तरह से सरकार के कदम क्या क्या उठाए जा रहे हैं, सरकार क्या सोच रही है, क्या प्लानिंग कर रही है। तो अब आप बताइए, आपके सामने कम से कम 20-25 कंपनियों के नाम लिख गए होंगे। ज्यादा। अब ऊपर से उठाते हैं, पहले हावेल्स पे बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हावेल्स का पिछले 15-20 सालों में क्या रिटर्न है उसका? कोई जानता है? नहीं सर। कोई? रहमान सर? आइडिया नहीं है, लेकिन इतना पता है कि दिल्ली की कंपनी है ये, दिल्ली बेस्ड कंपनी है ये। अच्छा, चलिए, रहमान सर आप जानते हैं? कीमत राय इसके सर, ऑनर थे कीमत राय। हवेलिया, कीमतार हवेलिया नाम था उनका। हाँ, रिटायर्ड स्कूल टीचर थे वो। यस, स्टोरी है उनकी, सुनी है मैंने। यस, तो जान लीजिए, राजा सर। सारे प्लांट है, मैं जानता हूँ इनके बारे में। सुनिए सर, परचेज और वहाँ पर जॉब भी, शॉप बनाया था उन्होंने, शॉप में इन्होंने काम शुरू किया था। यस। तो हवेल्स का सर यदि आप शेयर उठाएंगे, आप 2003-4 में जाएंगे ना, तो ये शेयर का जो भाव था ना, वो 3 या 4 रुपया था। अब विश्वास करेंगे? बिल्कुल। और आज के डेट में इस शेयर का भाव जो है लगभग 1200 रुपया है, शायद देखना पड़ेगा कितना है, लगभग 1000 के ऊपर ही होगा। अब आप बताइए कि 20 सालों में 3 रुपए का शेयर आपको 1200 हुआ, 400 गुना हुआ। कोई विश्वास कर सकता है? यदि आपने 10,000 रुपया लगाया होता तो उसकी वैल्यू कितनी होती? लगभग 4 करोड़ रुपया हुआ। करोड़ों में। सोच सकते हैं? राजा सर, आप बता रहे थे कि मेरे पास रॉयल एनफील्ड की गाड़ी है। मेरे फेसबुक से जुड़िएगा, मैंने उस पर लिखा हुआ है, बुलेट का टसन नाम से एक शीर्षक से अभी कुछ ही दिन पहले मैंने लिखा हुआ है। बिल्कुल। 2001 में बुलेट का जो शेयर था वो 17 रुपए का था, आयसर मोटर। जी। और 51,000 रुपए की बुलेट आती थी उस समय। ध्यान दीजिएगा, 51,000 रुपए की बुलेट आती थी। आज की डेट में उस बुलेट की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपया है या 2 लाख रुपया है। 2 लाख से ज्यादा ही है सर। हाँ, 2 लाख से हम 2 लाख मान के चलते हैं। और जानते हैं, यदि आपने उस बुलेट के पैसे से बुलेट न खरीद के बुलेट का शेयर खरीदा होगा तो
क्या वैल्यू होती? 13 लाखों में तो करोड़ का होता है। वैल्यू होती, 13 करोड़, करोड़ों में। 13 करोड़। आप विश्वास कर सकते हैं? 13 करोड़ में सर कह रहा हूं। इसी तरह से आप बात करिए, रिलैक्सो की बात करिए। बहुत, आप यदि आंख बंद करके 15 से 20 यदि आप स्टॉक उठाएंगे तो 15 से 20 स्टॉक में से आपके 7 से 8 ऐसे स्टॉक्स होंगे जो 10 सालों में 10 से 20 गुना करते हैं। 1-2 शेयर ऐसे होंगे जो 10 साल में 100 गुना भी रिटर्न दिए होंगे। 4-5 ऐसे शेयर्स होंगे जो 10 साल में 4 गुना 5 गुना करेंगे, और 2-4 ऐसे होंगे जो उसी लेवल पर होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो नेगेटिव होंगे। लेकिन ओवरऑल जो आपका CAGR होगा वो मोर देन 25% के ऊपर है। तो हमें जो वेल्थ क्रिएटर है हमारे आसपास मौजूद है, हम जो यूज कर रहे हैं उस यूज से कोई दूसरा पैसा बना रहा है। हम क्यों नहीं पैसा बनाने को सोच रहे हैं? हम जितना इन्वेस्टमेंट कर, जितना हम खर्च करते हैं, जैसे होम लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, EMI अमाउंट चलता है कि 20,000 रुपए हम EMI पे करते हैं। 20,000 कुछ ना करें, 20,000 का तीसरा तिहाई चौथाई यानी 4,000 5,000 उसी स्टॉक का हम शेयर लेना शुरू कर दें। यकीन मानिए जिस वक्त हमारा होम लोन पूरा होगा ना, उससे हमको ज्यादा वो स्टॉक पैसा दे रहा होगा। अभी एक और मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पे ही डाला था, SBI के स्टॉक और SBI के FD के बारे में, उसको भी लेके कभी पढ़ लीजिएगा। तो जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, जो जहां से हमको पैसा बन सकता है, वो हमारे आसपास मौजूद है। हमको ध्यान देने की जरूरत है। जब पारखी निगाह रहेगी ना, हमको पता चल जाएगा कहाँ है, कैसे है। आप मार्केट में जाइए, अपने आदत में शुमार कीजिए, कोई भी प्रोडक्ट आपके सामने आ गया, सबसे पहले देखिए कि वो कंपनी बनाती कौन है, और वो कंपनी यदि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है कि नहीं। मैं पिछले साल दिवाली में, पिछली दिवाली गुजरी थी, उसके दिन क्या कहते हैं, धनतेरस के दिन, एक महानगर लखनऊ में बड़ी दुकान है, हैप्पी होम में मैं गया था। इतनी भीड़ थी, इतनी रश थी, पूछिए। उसमें मैंने गर्म पानी रखने का एक बर्तन देखा और टिफिन देखा, उस पे बोरोसिल लिखा हुआ था। मैंने उस बोरोसिल का फोटो खींच करके मैंने उस दिन ग्रुप में डाला था, मुझे अच्छी तरह याद है। और बोरोसिल मेरे निगाह में उससे पहले से है, बोरोसिल स्टॉक। इसी तरह से ट्रीडेंट को मैंने कैसे सर्च किया था, मैं बिग बाजार गया हुआ था और तौलिया वहां पर देखा, हाथ पूछने के लिए तौलिया रखा हुआ था, मैंने उसके पीछे देखा तो उसमें ट्रीडेंट ग्रुप लिखा हुआ था। इसी तरह से तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं। आपके घर में जो बच्चा है ना, उसको स्टेशनरी के लिए वो आता है, क्रेयॉन आता है ना, क्रेयॉन, आप उसको भी देखिएगा। कोकोयो कैमलिन का है वो, कोकोयो कैमलिन जो है जापानी कंपनी है, उसका स्टॉक लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। और जो कॉपी आती है बच्चे के लिए, क्लासमेट का लेके आते हैं, वो भी देखिए ITC है। यानी कहने का से कि जो हमारे आसपास प्रोडक्ट है, ज्यादातर कंपनियां लिस्टेड है। आपने लुइस फिलिप कोई बताया था सर? लुइस फिलिप किसका है? आदित्य बिरला फैशन रिटेल का है। और आदित्य बिरला फैशन रिटेल के पास क्या क्या शेयर है? अरे कौन कौन सा है? लुइस फिलिप, बैन हुसैन, पीटर इंग्लैंड, सब ब्रांड उसके पास। तो वो पैसा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? पैसा बताइए। राजा सर ने कहा कि मैं इनरवेयर में पहनता हूं जॉकी का। जॉकी जानते हैं कहाँ का ब्रांड है जॉकी? पेज इंडस्ट्री सर। हाँ, कहाँ ब्रांड कहाँ का है? ये फिलीपींस का ब्रांड, शायद US से, शायद जहां तक मेरी जानकारी फिलीपींस का है। और वहां से, उनका नाम मुझे नहीं पता, वो लेकर के आए थे। 2009 में इसका IPO आया था। और कितने पर IPO आया था मालूम है सर? 300 रुपए पर IPO आया था। आज के डेट में जानते हैं पेज इंडस्ट्री का शेयर कितने वैल्यू की है? 30,000 रुपए की एक शेयर। 20-22। किस नाम से लिस्टेड है सर ये? पेज इंडस्ट्री, पेज इंडस्ट्री, PAGE। 30,000 रुपए का एक शेयर आता है। इसी तरह से मैंने, जब चर्चा चली थी, हमारे एक दोस्त हैं जो नहीं, वो ग्रुप में डाले थे, वो कौन सा शेयर ले रखे थे, 20,000 शेयर ले रखे थे, कई लाख। आदित्य विजन।
आदित्य किशन, सभी को। तो उनसे हमारी चर्चा ऐसे हो रही थी। तो देखिए, इन्वेस्टर होने पर हमें निगाह जो है थोड़ा सा स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। स्पेसिफिक अप्रोच सर आदित्य विजन बिहार की कंपनी है ना? कहीं भी बिहार के हो चाहे उत्तर प्रदेश के शायद सर कंफ्यूजन था। लेकिन पैसा तो भाई भारत सरकार देगा ना। खैर बात यहाँ से यहाँ देखता हूँ प्रत्येक कदम कदम पे उसके स्टोर है। बहुत बहुत बढ़िया, आगे से उसको निगाह में रखनी है। तो हम लोग को प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है कि कोई आसपास कोई एक्टिविटी हो रही है ना, हमें उसको बारीकी से मूल्यांकन करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। जैसे आप बाइक से चले जा रहे हैं, शहर में तमाम होर्डिंग लगी रहती है, अचानक कोई होर्डिंग बदल जाए, आम लोगों के लिए एक सामान्य खबर है, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए होर्डिंग का बदलना एक विशेष खबर है। अचानक किसी प्रोडक्ट का टीवी पे ऐड आने लगे, निवेशक को सतर्क होने के लिए जरूरत है कि वो क्या वजह है कि ऐड उस पे आ रहा है। एक स्पेसिफिक खबर है। हम लोग दोपहर में चले रहे थे, हम और देवेंद्र जी, हम और देवेंद्र एक ही साथ पोस्ट थे, एक ही साथ हम लोग जॉब करते थे। दोपहर में लंच के लिए हम लोग आते थे, आ रहे थे, तो जब घर आ रहे थे दोपहर में, तो सामने बोर्ड लगा था, इमामी जो है ये रिफाइंड ऑयल और कई चीजों को बनाने के लिए मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था। हमने कहा देवेंद्र जी देखिए ये कंपनी लॉन्च की, तो हमें इस तरह से निगाह रखनी चाहिए। फिर देखिए, हम लोग फिर गए घर से, दोपहर में लंच करके फिर ऑफिस के लिए जा रहे थे, उसके उसी दिन या दूसरे तीसरे दिन फिर एक बोर्ड दिखा, और उसपे लवेबल लिंजरी कुछ कंपनी करके नाम है, उसका बोर्ड था, जो महिलाओं का इनरवेयर बनाती है। हालांकि वो कंपनी परफॉर्म नहीं की, क्योंकि जैसे पेज इंडस्ट्री है फिलीपींस के ब्रांड को लेकर बनाती है, वो भी किसी अन्य देश के ब्रांड को लेकर बनाती है। अभी वो काफी खराब भाव पे कंपनी ट्रेड कर रही है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि वो शेयर आगे चल करके बड़ा स्टॉक बन सकता है। अभी उसका देखना पड़ेगा बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह क्या है, कैसे है, क्योंकि वो कंजम्पशन थीम पे है, उसके प्रोडक्ट यूज होने ही होने हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह के ध्यान देने चाहिए कि सामने कौन सी घटना घटित हो रही है, हमें उस घटना से हम कैसे एज ए इन्वेस्टर हम क्या उससे निकालते हैं हमको चाहिए। तो हमने अब जितने शेयर्स बताए गए हैं, आप लोगों ने लिखे हैं, आप उसको वॉच करिएगा, पिछले 12-15 सालों में हर स्टॉक ने 10 गुने से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो अब आप बताइए कि क्या कोई क्लू मांगेगा कोई? सारे वेल्थ क्रिएटर हमारे आसपास मौजूद है, लेकिन हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट HDFC कौन सा होगा, नेक्स्ट LNT कौन सा होगा, हम उसके चक्कर में लगे रहते हैं। जो शेयर मौजूद होते हैं उस शेयर पे दाव नहीं खेलते हैं, हम कुत्ते को पकड़ के, मरियल कुत्ते को शेयर बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉफिट नहीं बना पाते। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा आप लोग को? मैं समझता हूँ काफी चीजें आप लोग को जानने समझने को भी बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक तो ये तरीका है हमें स्टॉक सर्च करने का। एक मैंने लास्ट में बताया था सरकार के कदम, सरकार से कदम मतलब सरकार कोई एक्टिविटी करती है तो उसका क्या हो सकता है। जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले था ना कि वो पेट्रोल पे एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है। अभी तक जो चीनी वाले स्टॉक्स थे वो खराब स्टॉक माने जाते थे कि राजनीति से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है, कभी पैसा बना के नहीं देगा, और पैसा बना के दे भी नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही उसके फंडामेंटल चेंज हुए, क्या फंडामेंटल चेंज हुए कि अब उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग की प्रोसेस शुरू हो गई। ये फंडामेंटल बदलाव है, और 2025 तक आने वाले समय में देश को जो है 800 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत पड़ेगी, और अभी आपूर्ति शायद मुझे ठीक से याद नहीं है 200 करोड़, पता नहीं कितना करोड़ लीटर एथेनॉल देश में हो रहा है। तो जो ये 600 और करोड़ एथेनॉल बनेगा, वो बनाएगा कौन? क्या विजय शंकर सिंह बनाएंगे कि रहमान जी बनाएंगे? मिली बनाएंगे, जो काम करता वही ना बनाएगा। तो हमारा क्या अप्रोच होगा? हमारा अप्रोच होगा कि हम उसको लेकर लटक जाए, या तो हम वो खुद काम करें, यदि हम वो खुद काम को नहीं करें तो फिर हम क्या करें, जो कर रहा है उसके पीछे लग जाए। सर लेकिन चीनी वाले जो हैं ये तो अपना रॉ मटेरियल ही देंगे ना, कि अलग से एथेनॉल बनाएंगे? एथेनॉल बनाएंगे वैसे,
बनाएंगे, पर अभी तक किसी की मतलब ऐसी कोई अलग से वो खोल के बनाएंगे ना, अलग से फैक्ट्री बनाएंगे उसकी, वो तो वही तो बनाएंगे। लंबा प्रोसेस है वो तो। आप चीनी वगैरह कस्टर्ड करेंगे उसमें एथेनॉल बनता हुआ है। कई कंपनियां जो है बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उसमें प्लांट लगाने की, जैसे रेणुका बिल्कुल शुगर है। बिल्कुल, मैं तो वही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब शुगर के तो बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा वो तो हमें चेक करना पड़ेगा ना उस टाइम पे, हाँ, अभी तो फिलहाल तो। आप वॉच करेंगे तो दिख जाएगा। रेणुका शुगर जो है 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है अच्छा एथेनॉल ठीक है, समझ बनाने गए। के लिए। आप प्राज इंडस्ट्री जो शुगर सेक्टर में काम करती है प्लस मशीनें बनाती है, अब उसके सेक्टर शेयर के भाव देखिएगा, बहुत बढ़ गए हैं। ठीक, समझ गए। एक चीज तो वो हो गया हम्म, कि हमें उस पर ध्यान देना है कि गवर्नमेंट का क्या अप्रोच हो रहा है। जैसे गवर्नमेंट देखिए पिछले 3-4 सालों से आप ध्यान दीजिएगा तो गवर्नमेंट का फोकस है कि हम पेट्रोल पर निर्भरता कम से कम करें। तो उन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया है, कई राज्यों में उस पर छूट दिया जा रहा है। तो ये क्या सामान्य घटना है क्या? ये सामान्य घटना नहीं है, एक निवेशक के लिए सामान्य घटना नहीं है। और जी देखिए पिछले दिनों खबर आई थी कि देश में जो है पिछले 1 सालों में 1.3 करोड़ नए डीमेट अकाउंट खुले हैं। क्या एक कैजुअल इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं सर। एंजल ब्रोकिंग का शेयर 200 रुपए में लॉन्च होता है, 1200 रुपए का शेयर चला गया। अभी और बढ़ेगा सर, आने वाले टाइम पे सीडीएसएल का भी रेट बढ़ेगा और सबका भी बढ़ेगा। बिल्कुल, सीडीएसएल बढ़ेगा, कैम्स बढ़ेगा, बीएससी बढ़ेगा, एमसीएक्स बढ़ेगा, सब बढ़ेंगे। अभी तो एनएससी का स्टॉक आना बाकी है लिस्ट होने के लिए। एनएससी भी बहुत पैसा बना के देगा, एनएसडीएल पे भी लिस्ट होगा, एनएसडीएल पे भी दाव। और सीडीएसएल तो इतना अच्छा शेयर है सर, आने वाले समय में देखिएगा आप इंश्योरेंस भी कोई खरीदेंगे ना, कोई म्यूचुअल फंड भी खरीद, अभी तो म्यूचुअल फंड फिजिकल रूप में लिया जा रहा है, सब के सब डीमेट में होगा। यहां तक कि आपकी जमीन की रजिस्ट्री और बिक्री भी डीमेट में होगी। अब पिछले साल एक खबर आई थी, खबर ये आई थी कि जो नॉन लिस्टेड कंपनियां हैं वो भी अपने शेयर की खरीद बिक्री करेंगे तो डीमेट से ही करेंगे। तो क्या लगता है कि सीडीएसएल नीचे आ जाएगा क्या? हमें सर फंडामेंटल चीजों को समझना, हमें बेसिक चीजों को समझना है। और जब हम बेसिक अप्रोच लगाएंगे ना तो हमें अच्छे स्टॉक अपने आप मिलेंगे। हमें रॉकेट साइंस सीखने की जरूरत नहीं है, और रॉकेट साइंस लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। रॉकेट साइंस लगाएंगे तो क्या करेंगे, एलएनटी के चक्कर में एससीसी को उठाएंगे, पुंज लाइट को उठाएंगे, एचडीएफसी बैंक के चक्कर में जाकर के धनलक्ष्मी बैंक को उठाएंगे, करूर वैश्य बैंक को उठाएंगे। और एक और चीज, जब भी किसी सेक्टर में ग्रोथ होता है सर, तो टॉप की जो कंपनियां होती हैं सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति उनकी होती है। आप उठा करके पिछले साल भर का उदाहरण उठाइएगा कि देश में जो कमर्शियल व्हीकल बिकी है, जो इलेक्ट्रिकल बसें बिकी हैं देश में, सबसे ज्यादा ऑर्डर टाटा मोटर्स को गया हुआ है। इसके बाद किसको ऑर्डर गया है? अशोक लीलैंड को गया हुआ है। आप दोनों शेयर के भाव आप पिछले साल में देख आए दिन पेपर में आता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो जैसे दैनिक जागरण पढ़ते हैं, दैनिक जागरण में जैसे अर्थ जागरण आता है हम उसको उठा के ऐसे पन्ना पलट देते हैं। हम उसको जानना ही नहीं चाहते कि उसमें क्या लिखा है, जबकि वो जो एक पेपर होता है, एक पेज होता है, पूरे काम लायक जो होता है एकमात्र खबर वही होता है, एकमात्र पेज वही होता है, लेकिन हम लोग उसको निकाल देते हैं। न मुद्रास्फीति को जानना चाहते हैं, न मुद्रास्फीति को जानना चाहते हैं, न जीडीपी को जानना चाहते हैं। और जीडीपी की बात करेंगे तो मोदी राहुल की बात करेंगे, लेकिन जीडीपी क्या है, जीडीपी क्यों है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो हमें आर्थिक विषयों पे, आर्थिक मुद्दों को समझना है और उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। और जब काम करेंगे तो सर अपने स्टॉक अच्छे मिलेंगे। तो एक तो घर से शुरुआत करके आप पोर्टफोलियो बना लेंगे, और मैं चाहता हूं कि सभी लोग 15-15 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाएंगे, देखा जाए कौन अच्छा पोर्टफोलियो बनाता है। बड़े ठीक है सर, अगली मीटिंग में आपको 15 के स्टॉक पोर्टफोलियो तो मिल ही जाएगा आपको। सबके बताइए 15 स्टॉक पोर्टफोलियो, आप देखिए 15 स्टॉक कैसे, और उस 15 स्टॉक को आप उस पर आगे लिखिए कि हम इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करें, या इन्वेस्टमेंट ना करें तो क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करें, पीछे कितना उसने पैसा बना दिया है, और आगे आने वाले समय में हमको कितना पैसा बना करके देगा। ठीक है सर? जी सर। ये वादा रहेगा? तो ये अनुमान बिल्कुल, कैसे लगेगा क्या कितना चीज, रिटर्न देगा वो? क्या अनुमान कैसे चलेगा? जैसे आप बोल रहे हैं ना कि अभी इसने पास्ट में कितना दिया है, तो उसी परसेंटेज, जैसे मान लो कि जैसे कि मारुति है, जैसे मारुति है। गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल पे जाइए,
नहीं वही है ना, पास तो हम चेक कर लेंगे, पास में जैसे ईयरली रिटर्न 10% आ रहा है, ठीक है, अगर आ रहा है हमारा, तो आगे भी 10% ही लेके चलें कि इसको बढ़ा भी सकते हैं। आप तो सीधा सीधा अप्रोच ये लगाना है ना कि भाई आपके घर में भी ब्रिटानिया का गुड डे इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या आप आगे इस्तेमाल करेंगे? आपको वो अप्रोच देखना है। अच्छा, उस हिसाब से क्या कर निकालना अपना। हाँ, आपको ये देखना है ना कि आप यदि आयशर मोटर की बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड, तो क्या आपके और दोस्त रॉयल एनफील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको जाना है, आप जाइए उस पर रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, देखिए वहां और पर। सर रॉयल एनफील्ड तो अलग नहीं हो गया आयशर से? सॉरी, क्या? रॉयल एनफील्ड अलग नहीं हो गया आयशर से? आयशर तो बेच दी भैया थी ना, वही है, जबकि रॉयल एनफील्ड है। रॉयल एनफील्ड आयशर का ही प्रोडक्ट है। नहीं, अलग नहीं हो गया था सर वो, क्यों जहां अलग तक क्यों हो मुझे गया याद था? है। नहीं, जब 1992 में जब वो रॉयल एनफील्ड खरीदा था, जो ओनर ने, उसने आयशर बेचा था, उसके बाद उस पैसों से उसने रॉयल एनफील्ड खरीदा था शायद। अब पता नहीं, मुझे ये स्टोरी नहीं पता। मेरी जो जानकारी में है कि रॉयल एनफील्ड जो है रॉयल आयशर मोटर के अंडर सर में। रॉयल एनफील्ड बाहर की कहीं कंपनी थी, उसको आयशर मोटर ने खरीदा था। पता नहीं उसके जो भी बाद हो। वो बाद में ना, एक जो ओनर है इसका अभी करंट, उसने आयशर मोटर ने नहीं खरीदा था। पहले तो ये इंग्लैंड की कंपनी थी, ये आजादी से पहले। अब तो आजादी के देखना बाद भी पड़ेगा। इंडिया में चलता रहा ये, फिर घाटे में आ गया जब ये 1980 में बहुत घाटे में चला गया था ये। अब उस ये टाइम पे देखिए, राजपूत वगैरह की बाइक भी चल रही थी। रॉयल एनफील्ड की बात मत करिए, मैं बताऊंगा आपको। जिस समय मैं 2001 के आसपास की बात कर रहा हूँ, लोग बुलेट चलाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि बहुत ही खराब चलता था। जिस समय इसको नए, जो देखिए बदलाव क्या आते हैं, जब कोई नया प्रमोटर चेंज होता है या किसी नए लोगों के हाथ में कमान दी जाती है, तो हमें उसको ध्यान देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल तो अभी हाल ही में मुथूट ग्रुप का फाइनेंस किसी लड़की को मिला है, पता करिएगा। मुथूट के साथ नहीं, मुरगुप्पा ग्रुप की जो कमान है किसी नई लड़की को दिया गया है। ये सामान्य इंफॉर्मेशन नहीं है। विप्रो में जो अजीज प्रेमजी थे, उनके बेटे को कमान दिया गया। राहुल बजाज जो है, बजाज ग्रुप के जो एक बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, दोनों बेटों के बीच में बांट के जा चुके हैं। तो जब कोई नया आता है ना, तो कुछ ना कुछ अपना उस पर लागू करता है, कुछ अपना सिद्धांत लागू करता है। हमको ध्यान देना चाहिए। मुझे याद है दैनिक जागरण में पेपर पढ़ा करता था, उसमें जब इसके हेड चेंज हुए थे, सिद्धार्थ करके कुछ नाम था, मुझे याद नहीं क्या नाम है, और वो ऐसे बुलेट पर बैठे हुए थे, दैनिक जागरण में फोटो था और उसमें लिखा था कि अब जो है रॉयल एनफील्ड जापानी कार्बोरेटर लगाएगी। जिस दिन से उसने जापानी कार्बोरेटर लगाया और जिस दिन से उसने दो बदलाव किए। क्या बदलाव किए? सेल्फ स्टार्ट और ब्रेक को उसने दाहिने किया, पहले ब्रेक उसका बाएं होता था, और दूसरा उसने जो बटन स्टार्ट लगाया, एक क्रांतिकारी बदलाव बटन से स्टार्ट। अब मरियल से मरियल बच्चे भी बुलेट को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल सर, क्योंकि अब तो रॉयल एनफील्ड जो है वो यूरोप में बिजनेस एक्सपैंड करने की सोच रही है। यूरोप में ही नहीं सर, हार्ले डेविडसन की टक्कर की है। हार्ले डेविडसन की जो वो तो बाइक है सर, आती है, तभी तो हार्ले बंद हुआ इंडिया में आके। इंडिया में क्यों नहीं business शुरू हुआ? सेम स्पेसिफिकेशन की बाइक होती है हार्ले डेविडसन की, और मिलती है 4 से 5 लाख में। और यही आपको उसी स्पेसिफिकेशन में वही क्वालिटी आपको कितने में मिलता है? 1.5 लाख में मिलता है। कौन खरीदेगा? सर हार्ले को हीरो टेक ओवर कर रहा है, ये न्यूज़ सही है क्या? टेक ओवर नहीं किया, वो जो अभी जो एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है ना, उनकी देखरेख हीरो करेगा। बाकी इंडिया में बिजनेस तो समेट वो भारत में कर रहा होगा, वो भारत में कर रहा होगा। सिर्फ सर्विस के लिए, सर्विस के लिए है, और बस बाकी नया मार्केट सेल नहीं करेंगे। हार्ले ने बंद कर दिया बिजनेस अपना पिछले साल इंडिया में। मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी यहाँ पे। देखिए ये सामान्य आइडिया, देखिए इतनी नॉलेज सभी के पास है, लेकिन इसका लाभ कौन कौन उठाया है, कोई बता सकता है? कंपनी उठा रही। हमने तो आपने नहीं उठाया ना। तो हमको आज से इसका लाभ उठाना है, लाभ उठाने के बारे में सोचना है। और जितना हम अच्छे से सोचेंगे, जितने बढ़िया से सोचेंगे, जितना ध्यान देंगे, हमें अच्छे आइडियाज आएंगे सामने। और हमें जो आर्थिक पेज है, उस पेज को आज से ध्यान देके, सबसे ज्यादा ध्यान देके न्यूज़पेपर के उस हिस्से को पढ़ना है। आप देखिए जिस कंपनी की उस बारे में चर्चा होती है,
उसके प्राइस में आप देखेंगे दूसरे दिन से कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है, या घटना या बढ़ना। तो हमें उसका लाभ लेना है। लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने आज बताया घर से शुरुआत करके कैसे हम मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं। कोई भी अपने घर में, अपने आसपास जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है, आप किसी दोस्त मित्र के यहाँ यूज हो रहा है, उसको आप भी यूज करना चाहते हो, या आप उसको रिकमेंड करते हो किसी को, आंख बंद करके उस स्टॉक में पैसा लगाइए। 10 सालों में 10 गुना होगा, नीचे नहीं होगा। किसी भी स्टॉक में उठाएंगे, 10 में से उठाएंगे ना, 10 में से 8 आपको स्टॉक अच्छे रिटर्न, ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो 3 साल में डबल हो जाएगा, 10 साल में 10 गुने के आसपास होगा। रमेश दमानी कहते हैं 26% का CAGR लेके बात करते हैं। हम 3 सालों में डबल करेंगे, 10 सालों में 10 गुना, उसके 10 सालों में 10 गुना। आप ये अप्रोच लेके चलिए, बहुत अच्छे से होगा। तो एक तरीका तो मैंने बता दिया, ये तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दूसरा जो तरीका है, तो ये भी बहुत, मैं जो बता रहा हूँ एकदम सीधे आसान तरीके बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए, कठिन नहीं। दूसरा तरीका है कि भारत की जो टॉप की कंपनियां है ना, आप उस पर इन्वेस्टमेंट करिए। टॉप की 15 या 20 कंपनियां आप सिलेक्ट करिए, आप उसमें पैसा लगाते रहिए। कब लगाइए, जब आपके पास पैसा हो तब आप लगाइए। भारत की टॉप की कंपनियां सर जैसे निफ्टी 50 में, हाँ निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 का कोई मतलब नहीं है। आप गूगल पे सर्च मारिए कि टॉप मार्केट कैपिटल के हिसाब से भारत की टॉप की कंपनियां कौन कौन सी हैं। अब देखिए, मैं एक मिनट मारता हूँ, देखिए गूगल पर ये रिकॉर्डिंग पे, रिकॉर्डिंग पे कभी बार वो कर देता है, मना कर देता है, नहीं कर रहा। हाँ, गूगल खोल लेता हूँ। रिलायंस, ITC, इन्फोसिस, यही सब आएंगे सर उसमें। हाँ, सब वही आएंगे। टाइटन आएंगे, टाटा के, ITC भी होंगे उसमें। बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं सर, हम लोग को उसको ध्यान देना चाहिए, तो ध्यान देंगे तो अच्छे से। विजय सर, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और सिंस मैं लास्ट 3 ईयर्स से मैं उसमें वर्क कर रहा हूँ। तो लॉकडाउन के पीरियड में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसा सेक्टर रहा है, ऐसा एक मैं बोलूँगा कि कंपनी रही है कि अपने एम्प्लॉयज के साथ साथ FMCG का पूरे टीम को कैसे उसने रन किया वो मानना पड़ेगा। एंड अभी भी बात करूं तो अभी भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक अभी भी रन कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। उसके टक्कर में ITC भी, हाँ सेकेंड ऑप्शन में ITC को दूंगा क्योंकि ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरा फर्स्ट पॉइंट रहेगा क्योंकि घर घर में वो चीज अभी यूज की जा रही है। जी। जब तक सर FMCG में हिंदुस्तान यूनिलीवर से ज्यादा बेहतर वो टाटा कंज्यूमर का रिटर्न आ रहा है। हाँ, मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वही है, टाटा कंज्यूमर ही मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। हमारे पास दोनों के स्टॉक्स हैं, दोनों को मैं वॉच भी करता हूँ, एक दिन ग्रुप में डाला भी था, तो दोनों का एवरेज निकाल के विजय सर ने बोला था कि 32% मिला, क्या कम है? तो कहने का मतलब जैसे उसमें विद इन 6 या 7 मंथ विजय सर के कहने पे ही टाटा कंज्यूमर हमने लिया था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वो 50 के करीब पहुंचा उसका रिटर्न। और करीब 1.5 साल पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर लिया था पिछले साल फरवरी में, तब से लेके अब तक में वो 22 या 21% का ही है वो उसका रिटर्न। अरे भाई, बड़े लोगों के बड़े नखरे होते हैं, कहाँ चक्कर में पड़े। तो नहीं, वो बात आई तो मैं कह रहा हूँ। अभी दिखाता हूँ रुकिए। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने गूगल पे सर्च कर दिया है जी, दिखाता हूँ, दिख रहा है। हम सर्च मारेंगे मार्केट कैपिटल के हिसाब से इंडिया की टॉप कंपनीज कौन है। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा टॉप कंपनी, ये सबसे ऊपर मनी कंट्रोल पे दिख रहा है। आइए देखते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा ना? जी अब दिख रहा है। दिख रहा है। अब आप देखिए इसका नीचे एक टॉप की सीरीज की कंपनियां है। नंबर 1 पे रिलायंस इंडस्ट्री, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, HUL, HDFC। ये देखिए टॉप की कंपनियां। हम ऊपर से क्या करें, 15 स्टॉक्स उठा लें, तो उठाएंगे तो कहां तक आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ITC तक आएगा।
हमें क्या करना है कि इस आईटीसी तक अपने पोर्टफोलियो में हमको पैसा लगाना है। जब हमारे पास पैसा हो तब हम किसी एक शेयर को उठाएं, हम खरीदारी करते चले, क्या जिस भी रेट पे रहे सर उस टाइम, किसी भाव पर कोई लेना देना नहीं। अगर सर ऐसे डिसिप्लिन में के भी कर हिसाब सकते से हैं, हमने स्टॉक ऐसे भी कर सकते हैं इसमें तो ना, जैसे क्या? एक महीना एक स्टॉक ऐसे भी कर ले, एक महीना एक खरीद लिया, दूसरे महीना दूसरा खरीद लिया, हाँ वो कर सकते हैं। फिर वो हर 15 महीने बाद उसको खरीद हाँ, हाँ। कंसोलिडेट करते रहो उसे। हाँ हाँ बिल्कुल। या तो ऊपर से ये उठा लीजिए, या एक काम करिए कि ऊपर से एक सेक्टर से ज्यादा 2 स्टॉक उठाइए, उस तरीके से 15 करिए। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, मैं भी पेन ले लूं, लिखता चलूं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो क्या है, रिटेल हो गया, ऑयल हो गया, कई सेक्टर इसमें आ गए। टीसीएस हो गया, आईटी हो गया, आईटी सेक्टर से एक शेयर मिल गया। अब देखिए एचडीएफसी बैंक हो गया, ये क्या है, बैंक है। इन्फोसिस, फिर देखिए आईटी हो गया, यानी आईटी 2 हो गया। अब हम तीसरे नंबर की आईटी नहीं लेंगे। चौथे नंबर पर एचयूएल हो गया, यानी एफएमसीजी हो गया। 5वें नंबर पर आईसीआईसी बैंक हो गया, इसको भी उठा लेंगे। 6ठे नंबर पे एसबीआई हो गया। बैंक भी 2 हो गया, बैंक तीसरा हो गया। हाँ, बैंक तीसरा हो गया बैंक। हाँ, तो अब एसबीआई को हम हटा देंगे, एसबीआई को नहीं लेंगे क्योंकि 3 बैंक हो रहे हैं ना, तो 2 बैंक हम लेंगे, एसबीआई को हटा देंगे। आगे देखिए बजाज फाइनेंस, इसको रख लेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक हटा देंगे क्योंकि आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक हम पहले ही ले चुके हैं। विप्रो हटा देंगे क्योंकि टीसीएस और हमने इन्फोसिस ले रखा है। भारतीय एयरटेल चाहे तो रखे, चाहे हटा दे, क्योंकि ऊपर हमने रिलायंस इंडस्ट्री ले रखा है। एशियन पेंट ऐड करेंगे, एचसीएल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि टीसीएस इन्फोसिस ले चुके हैं। लार्सन नहीं, आईटीसी ले लेंगे क्योंकि एफएमसीजी का दूसरा स्टॉक है। एक्सिस बैंक नहीं लेंगे, लार्सन लेंगे, मारुति सुजुकी लेंगे, एवेन्यू सुपरमार्ट लेंगे, अल्ट्राटेक सीमेंट। अब इस तरह से क्या करेंगे हम, 15 स्टॉक या 16 स्टॉक हम लिस्ट बनाएंगे और उसका पोर्टफोलियो बनाकर देंगे। कोई संदेह है कि पोर्टफोलियो अच्छा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, आराम से बनेगा, जबरदस्त बनेगा। किसी को कोई शक हो तो बताइए। नहीं सर, और समझ में आ गया। और आप भारत के जितने भी आउट परफॉर्मर स्टॉक की लिस्ट बनाएंगे ना, तो आप देखेंगे इन्हीं सब में आएगा। और हमें क्या करना है, 6 महीने में, साल भर में एक बार मूल्यांकन करना है, और जो स्टॉक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है हमें उसको बाहर कर देना है। अच्छा प्रदर्शन, या जो स्टॉक हमारे 15 की सूची से बाहर जा चुका है हमें उसको निकाल देना है, और जो 15 की सूची में आ गया है हमें उसमें एंट्री करना है। ठीक है सर? तो आज बहुत अच्छा क्लास रहा, 11 बज गया, मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया, अब कुछ सोना चाहिए। एक क्वेश्चन पता ही नहीं चला। हाँ, एक क्वेश्चन सर। हाँ पूछिए पूछिए। सर मेरा ऐसा मानना है कि अभी जैसे शॉपिंग में मेरा थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, इनरवेयर में अभी जॉकी से ज्यादा मार्केट पकड़ा हुआ वैन हुसैन। क्या हमें इसमें पेज इंडस्ट्री को बेच के आदित्य बिरला लेना चाहिए? मुझे लगता है कि फ्यूचर में वैन हुसैन जॉकी को ओवर कम्पीट कर देगा। यदि आप यूज करते हैं वैन हुसैन तो मार्केट में जैसे मार्केट में देख रहे हैं, प्रत्येक दुकान में पहले सिर्फ जॉकी कलेक्शन होता था, अब देखते हैं उससे ज्यादा आपको वैन हुसैन लेना चाहिए। मैं इसीलिए, आप देखिए आदित्य बिरला फैशन रिटेल को मैंने एसआईपी कर रखी है, मैं इसके बारे में कई बार चर्चा भी कर रखी है, सब लोग सर वो एसआईपी की बात आ गई तो स्टॉक में एसआईपी कैसे करते हैं? उसमें आपको जाएंगे, उसमें है वक्त ज्यादा लगेगा तो फिर दूसरे दिन डिस्कशन होगी इस पे। अरे नहीं आयुब जी, एक काम कीजिए, आप कुछ मत कीजिए। जैसे कि दिरोधा ऐसे स्टॉक एसआईपी कैसे करना, जैसे आपने एक तारीख नोट कर ली 5 तारीख, ठीक है जी, महीने की 5 तारीख को आप डिसाइड कर लीजिएगा आपको 2 शेयर खरीदने हैं, 5 शेयर खरीदने, चाहे और रेट कुछ भी हो जी, बस वो हर महीने खरीदते रहिए। जब आपको लगेगा कि हाँ जी मेरे पास ठीक ठाक शेयर हो गए हैं, 100 शेयर हो गए, बंद कर दीजिए। अच्छा, तो मतलब जिस तरीके से लिए जाते हैं वैसे ही रहेंगे वो? बिल्कुल। हाँ जी, तो ऐसा जिस तरीके से नॉर्मल शेयर लिए जाते हैं वैसे ही वो उसको भी लेने हैं? बिल्कुल वैसे ही लेने पड़ेंगे, वैसे ही लेने। या फिर आप देखिए स्मॉल केस का ऑप्शन आता है, स्मॉल केस की ऐप आती है, आप उसमें से भी कर सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा लंबा चला जाएगा वो। जी सर, विजय सर। हाँ, उसमें जो है
आप जो एंजल ब्रोकिंग का ऐप लेंगे, जी उस हाँ ऐप में एक जगह स्टॉक SIP आता है, जी SIP आता है, वाला बनता है। वहां तक गया हूँ मैं। तो वहां जब आप जाएंगे तो उसमें पहले जैसे क्लिक करेंगे तो पैसा पूछता है, बास्केट पूछता है। हाँ नहीं नहीं, पहले पैसा पूछेगा। अच्छा ठीक। जैसे आपने पैसा डाला, मान लीजिए 5,000 रुपया आपने डाला, फिर जी स्टॉक पूछेगा, उस 5,000 में अच्छा मैक्सिमम 10 स्टॉक आपको लेने को पड़ेगा। तो मालूम चलता है कि अच्छा आप 5 स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, जी। ये करेंगे तो अपने अनुसार बैलेंस करके वो बना। सर ओ ये तो वो भी तो करता है ना, अपना स्मॉल केस भी ऐसा ही करता है वो तो। हाँ स्मॉल कस भी वैसे ही करता है। जी जी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को फायदा हुआ होगा आज के क्लास से, और आप जी जी फाइनेंस और वित्तीय ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, और आगे से आप लोग अच्छा पैसा बनाएंगे। मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच विजय सर। तो कोई अन्य प्रश्न पूछना है, कोई प्रतिक्रिया देना है तो? प्रश्न नहीं, एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि फिनोलॉजी 2 ग्रुप में आपका जो शेड्यूल रहता है उसको अपडेट करते रहिए, बस इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे। कोशिश जरूर कोशिश रहेगी, जरूर। और आपका वो फेसबुक का चैनल थोड़ा पेज थोड़ा बता दीजिए, मैं नोट कर लेता हूँ। वो हिंदी में लिखा हुआ विजय शंकर करहिया नाम, मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगा। राजा मैं भेज एक दूंगा लास्ट तुझे यार। क्वेश्चन है, ओके ठीक है, एक बार सेंड कर दें मुझे ना। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, जैसे प्रत्येक फ्राइडे को मैं एक ITC लेता हूँ, ये SIP हुआ या नहीं हुआ? क्या? मैं प्रत्येक फ्राइडे को एक ITC का स्टॉक लेता हूँ, ये SIP बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। अच्छा तरीका है आपके लिए, इसको शुभकामनाएं। अब अच्छा काम कर रहे हैं। दरअसल देखिए SIP सबसे बेस्ट इसलिए माना जाता है ना, देखिए निवेश के लिए कुछ गुण होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहले अनुशासन होना चाहिए, दूसरा निरंतरता होनी चाहिए। निवेश जो है एक बार की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये बार बार सतत की जाने वाली प्रक्रिया है। तो जब हम SIP करते हैं तो अपने आप वो सतत हो जाता है, तो अच्छा SIP करते हैं। और कोई प्रतिक्रिया? कृपाल सर आप कुछ बोलेंगे? नहीं सर, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, आज की क्लास अच्छी थी और रही, टाइम का भी पता नहीं चला और काफी सरल तरीके से ज्ञानवर्धन हुआ। और ये जो 15 स्टॉक सेलेक्ट करने वाला जो तरीका है बड़ा अच्छा है, और इसको अमली जामा पहनाएंगे। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि उसमें सेक्टर वाइज आपने जो डिसाइड किया कि प्रत्येक सेक्टर से 2-2 शेयर ले लेंगे, तो ये अच्छी बात है कि जो लिस्ट थी उसमें बहुत है, बस उसमें थोड़ा सा सफाई करना पड़ेगा और उसको सीरियसली जमा के और कर सकते। थैंक यू सर, आपकी क्लास बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सर के लिए कॉम्प्लीमेंट एक मैं देना चाहूंगा कि मैं सिंस 6 to 7 आवर ट्रैवल करके आया हूँ और अभी जस्ट 8:30 बजे मैं पहुंचा था, तो बेड रेस्ट ले रहा था। तो मैंने अलार्म दे रखा था, विजय सर का कॉल, एक मीटिंग कॉल है, वो स्टार्ट होना 9:30 में। मैंने अलार्म सेट किया, रेस्ट लिया, उठने का मन नहीं था, फिर भी जैसे मैंने कॉल अटेंड किया आपका, तो अचानक से नींद उड़ गई। होता ना इंटरेस्ट जागना, इंटरेस्ट के बाद नींद उड़ जाना, बस वो था आपका कॉल। थैंक यू सो मच विजय सर, आपने इतना सारा जो आइडियाज दिया, इतना सारा जो पॉइंट्स शेयर किए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सर। और आशुतोष सर? और किसी को कुछ बोलना है? गजानन सर, गजानन जी आप तो लापता रहते हैं। अरे सर बस धन्यवाद आपका, अच्छा लगा आज की क्लास। ये धन्यवाद, इस धन्यवाद से काम नहीं चलेगा आपका, आप बहुत गायब रह रहे हैं। अरे सर आप सोचोगे कि मैं मॉर्निंग क्लास अटेंड नहीं करता। मैं आपको बता दूं कि गजानन सर जो है हमारी मिसेज के वेट लॉस प्रोसेस वाले में जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ गायब रह रहे हैं। टाइम नहीं मिल पाता सर, क्या करें? नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा। एक चीज जान लीजिएगा, हम कोई कहते हैं कि मेरे पास मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब वो काम हमारी प्राथमिकता सूची में नहीं है। प्राथमिकता सूची में होगा तो हमारे लिए समय निकल जाएगा। यदि आपकी सेहत आपकी प्राथमिकता सूची में होगी तो आप उसके लिए समय निकाल लेंगे, अन्यथा इस तरह से एक अलग से क्लास लूंगा शाम को समय। ठीक है, तो आज रखा जाए। तेग बहादुर सर आए हैं, बहुत बात करें। तेग बहादुर सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, आप तो लापता रहते हैं। नहीं, असल में आजकल कुछ जानते ही हैं आप, पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ी हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा सा वर्क बढ़ा था।
फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अटेंड करूँ, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक क्लास होती है आपकी और फ्रेश हो जाते हैं हम भी। और आपकी गोल की तरफ मैं गोल के इर्द गिर्द ही रहता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छा इन्वेस्टर बनूं। ट्रेडर तो नहीं बन सकता, बट कोशिश कर रहा हूँ इन्वेस्टर बनूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना है? बंद किया जाए? बिल्कुल सर, गुड नाइट। सो मच सर। कल फिर गुड मिलते नाइट हैं। सर, गुड कल नाइट। क्या मतलब अगली बार जब समय बहुत बहुत मिलता है धन्यवाद सर। कोशिश करूंगा 21 तारीख को बकरीद है, उसमें कुछ समय मिलता है तो उसमें किया जाए, नहीं तो फिर जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।